अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे वेलकम कहती हूँ। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगी, आपको अवेयरनेस दूँगी, वो हार्ट रिलेटेड है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको एनोरिज्म पढ़ते हैं। एनोरिज्म क्या चीज़ है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। एनोरिज्म एक्चुअली एक एबनॉर्मल बल्ज होता है, एक उभार होता है। एक्चुअली इट इज़ बैलूनिंग इन द वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल। हमारी ब्लड वेसल्स में अगर बैलून लाइक कुछ स्ट्रक्चर सा बन जाता है उसकी दीवार के साथ, तो फिर ऐसा होता है कि उसे एनोरिज्म बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है, क्वेश्चन ये रेस होता है, तो यहाँ हम जान लेते हैं कि इट इज़ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन। या तो डिस्ट्रक्शन कोई हो रही है वॉल में, यानी आर्टरी की वॉल्स में, या तो कोई डिस्ट्रक्शन हो रही है, या कोई चेंज अगर आ रहा है तो उसकी वजह से ऐसा होता है। रिस्की इज़ द थिंग कि एनोरिज्म कैन बर्स्ट, ये बर्स्ट कर सकता है, रैप्चर हो सकता है। यानी एक एनोरिज्म जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ता है वो फट भी सकता है। एंड अ रप्चर्ड एनोरिज्म कैन ब्लीड इनसाइड द बॉडी। और यकीन करें कि जब ऐसा होगा, कोई बैलून लाइक यानी स्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप करेगा और फिर वो रैप्चर हो जाएगा, तो क्या होगा? डेफिनेटली होने वाली ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी होगी, यानी जिस्म के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होगी। एनोरिज्म एक एबनॉर्मल वाइडनिंग है, यानी कि ये फैलाव है और एबनॉर्मल किस्म का। या फिर देखिए, अगर कोई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा तो बैलून आपको पता है कि वो अपनी शेप से फूलता जाता है और बड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एनोरिज्म भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसी तरीके से बड़ा होता जाता है। और जहाँ वो बड़ा होगा तो वहाँ आर्टरी की जगह तंग कर देगा, और फिर यूँ कह लें कि बैलूनिंग होगी ऑफ अ पार्ट ऑफ एन आर्टरी। हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। तो इसकी कोई क्लियर कॉज तो है नहीं, लेकिन याद रखिए कुछ तो बाय बर्थ होते हैं। कंजेनिटली किसी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एनोरिज्म मौजूद होता है, और इसकी जो मज़ीद वजूहत होती हैं, इनमें डिफेक्ट्स हो जाते हैं कुछ जो आर्टीरियल वॉल्स में होते हैं, यानी वॉल्स ऑफ द आर्टरी की वॉल में अगर किसी को कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से एनोरिज्म हो सकता है। इसके अलावा लोकेशंस जहां एनोरिज्म हो सकते हैं हमें पता होने चाहिए, यानी एनोरिज्म कहाँ कहाँ डेवलप कर सकता है। एक तो ये कि मेजर आर्टरी फ्रॉम हार्ट से निकलने वाली जो बड़ी आर्टरी होती है वहाँ पर एनोरिज्म हो सकता है, जैसा कि थोरेसिक, यानी कि थोरेसिक आपको पता है सांस की जो होती है, या फिर इसी तरह सीने के करीब की जो होते हैं उससे कहते हैं, और एब्डोमिनल एओर्टा जो है वहाँ से ऐसा हो सकता है। इसी तरह ब्रेन के हवाले से अगर बात की जाए तो सेरेब्रल एनोरिज्म भी हो सकता है जो दिमाग में होता है। फिर इसके अलावा जो कॉजेज़ हैं उनमें बिहाइंड द नी है, यानी कि घुटने के बैक साइड पे देखिए कि पोप्लाइटल जो आर्टरी होती है वहाँ का एनोरिज्म हो सकता है। इंटेस्टाइन्स में एनोरिज्म हो सकता है मेसेंट्रिक आर्टरी की वजह से, वहाँ पर एनोरिज्म हो जाता है, यानी आंतों में। और फिर इसी तरह आर्टरी इन स्प्लीन, यानी स्प्लीन के अंदर, तिली के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि उसकी आर्टरी में अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, एनोरिज्म डेवलप कर जाए, तो उसे स्प्लेनिक आर्टरी एनोरिज्म कहा जाता है। तो ये कुछ एनोरिज्म्स हैं, जो जगह हैं जहाँ पर एनोरिज्म हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से कि कौन से साइन एंड सिम्टम हैं जिन्हें देख के हमें पता चल जाता है कि एनोरिज्म है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने होमियो डॉक्टर हुमा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फुली वॉच किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें मिस हो जाती हैं जब इसे फुली वॉच नहीं करते आप। तो बात हो रही है साइन एंड सिम्टम के हवाले से। तो एनोरिज्म जो है वो स्वेलिंग इन जुगुलर वेन्स होती है, यानी आपके पास अगर पेशेंट आता है एनोरिज्म का तो उसकी जुगुलर वेन्स जो होती हैं, जो कि मौजूद होती हैं हमारी जुगुलर वेन्स, उनको देखिए कि वो स्वेल कर जाती हैं। इसी तरह साइनोसिस हो सकता है, यानी कि नीलाहट आ सकती है उसकी बॉडी में, बिकॉज सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा जहाँ पर एनोरिज्म हो जाएगा। इसी तरह एडिमा ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ हो सकता है, यानी ऊपर के धड़ का जो है वो एडिमा हो सकता है जिसम में
पानी पड़ने की कंडीशन हो सकती है। फिर डल परकशन हो सकती है, परकशन नोट्स हो सकते हैं ऑन अफेक्टेड पॉइंट, यानी जहाँ पर अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पर एनोरिज्म है, वहाँ पर परकशन करेंगे आप तो आपको उसमें महसूस होगी, ठीक है। फिर स्वेलिंग ऑन द राइट साइड ऑफ स्टर्नम बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड रिब, यानी दूसरी और तीसरी पसली के दरमियान में जो स्टर्नम का हिस्सा है वहाँ पर राइट साइड पे करके स्वेलिंग महसूस होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स के हवाले से कि किन लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एनोरिज्म वो चीज़ है कि अगर पेशेंट बीपी का पेशेंट है और वो हाइपरटेंसिव है, यानी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसको चांसेस हैं इसके होने के। इसी तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल वालों को भी इसके चांसेस हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये हो सकता है। इलिसिट ड्रग्स हैं, इस किस्म की दवाइयों से भी हो सकता है, और फैमिली हिस्ट्री में अगर ये चीज़ है तो भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनोरिज्म की सिम्टम्स जब आपके सामने आती हैं तो जो ज़ाहरी सिम्टम्स हैं उनमें पैल्पिटेशन भी बहुत होगी। पेशेंट आपको बताएगा कि धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसी तरह डिज़निया की कंडीशन हो सकती है और कार्डिक एस्मा हो सकता है, यानी कि सांस की तंगी, घुटन, और इसके साथ ही साथ बिल्कुल कार्डिक एस्मा होता है जो कि दिल की तकलीफ़ के साथ होने वाला दमे की कंडीशन होती है। छोटी छोटी सी खांसी पेशेंट को आती रहती है, तो ये कंडीशन आप देखेंगे। इसके साथ ही साथ ब्रोंकियल कैटार होता है, यानी कि ब्रोंकाइटिस के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम की कैफियत भी रहती है, और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, यानी पेशेंट को निगलने में दुश्वारी होती है, और कंजेशन एंड हाइपरेमिया ऑफ ब्रेन हो जाता है, यानी कि ब्लड का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, कंजस्टिव हो जाता है, एक जगह पे जमा होता है, रश ऑफ द ब्लड होता है ब्रेन की तरफ, और उसके साथ साथ जो है वो हाइपरेमिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि जिससे हम जान सकते हैं कि एनोरिज्म है या नहीं है? सीटी स्कैन के ज़रिए इसका पता चल जाता है, एमआरआई से भी क्लियर हो जाती है बात। इसके अलावा एमआरए एक टेस्ट होता है, और एक टेस्ट होता है सीटी एंजियोग्राम, उसके ज़रिए हार्ट के ये प्रॉब्लम को चेक किया जा सकता है, और अल्ट्रासाउंड भी एक टूल है जिसके ज़रिए पता चल जाता है। हम बात कर लेते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, जो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। ब्राइटा कार्ब हमारी पर्टिकुलर मेडिसिन है इस सिलसिले में, जो बहुत अच्छा काम करती है एनोरिज्म पे। और याद रखिए लाइको उसके लिए बेहतरीन साबित होती है अगर ब्राइटा अपना वर्क पूरा नहीं कर सकी या नहीं कर रही। कार्बो एनिमेलिस हमारी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली अगर पेशेंट सेफ्लाइटिक इन नेचर है या सेफ्लाइटिक इन सब्जेक्ट है तो आप इसको दे सकते हैं। क्रैटिगस हमारी मेडिसिन है, और इसके अलावा कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है, स्पाइजेलिया मेडिसिन है, काली आयोडाइड है, स्पॉन्जिया, ब्रेटम ब्राइड, ये वो मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम जब यूज़ करवाते हैं तो पेशेंट डेफिनेटली क्योर कर जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, और सेल्फ मेडिकेशन से काइंडली परहेज़ कीजिए।